चैप्टर 46। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। जब तक डील सही और फेयर है, मुझे मना करने की कोई वजह नहीं दिखती। अनिकेत ने सामने खड़े नौजवान को गौर से देखा। उसकी समझदारी और आत्मविश्वास देखकर लगता ही नहीं था कि वो उसकी उम्र का है। अचानक अनिकेत को 5 साल पुरानी एक बात याद आ गई। यही लड़का रायगढ़ का वो जाना पहचाना लड़का था जो बड़े बड़े लोगों का बदनाम लीडर था, जिससे मिलना मतलब मुसीबत मोल लेना। और आज वही इंसान एक ऐसा शख्स बन चुका था जो अपनी एक चाल से पूरे रायगढ़ को हिला सकता था। अनिकेत ने एक खास मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर मुझे आपके साथ काम करने का इंतजार रहेगा। आर्यन ने भी हल्की मुस्कान दी और हाथ मिलाया। मुझे भी। फिर आर्यन ने अचानक पूछा, अगर मैं जानने की जुर्रत करूं, तो आपने इस स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के लिए किसे चुना है? अनिकेत की आंखों में एक चमक थी। रायगढ़ में वही राज करता है जो काबिल हो। बिना किसी साफ वजह के आर्यन के जहन में अचानक उस पतली दुबली लड़की की छवि उभरी। मिलिट्री ऑफिसर? अजीब बात थी, लेकिन उस लड़की और मिलिट्री ऑफिसर जैसे शब्दों के बीच एक अजीब सा तालमेल था। अगर उसे उस लड़की को 2 शब्दों में बयान करना होता, तो कहता मिलिट्री वाला। उसके चलने का तरीका, बात करने का अंदाज, सब में एक डिसिप्लिन था। शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड का असर था, या शायद कहानी में कुछ और भी छिपा था। मिलिट्री हेडक्वार्टर से निकलने के बाद आर्यन वापस स्काईबाउंड ग्रुप जाने वाला था, तभी उसका फोन बजा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए स्क्रीन देखी। माँ, करण ने बताया कि तुम किसी लड़की के पीछे पड़े हो। कब मिलवाओगे हमें उससे? और सुनो, जरा घर आकर मिल लो। तुम्हारे डैड शायद तुम्हें बता दे कैसे उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया था उस जमाने में। आर्यन, सुन भी रहे हो? आर्यन। आर्यन। आर्यन ने अचानक कॉल काट दी और करण को ठंडी नजर से देखा। करण ने ऐसा सिर झुकाया कि जैसे अब जूते से माथा टकरा ही जाएगा। कब से माँ को मेरी चुगली करने लगे हो? मैंने नहीं किया, सर। मैडम खुद पूछती रहीं। आपको पता है वो कितनी परसिस्टेंट होती हैं। करण ने जवाब दिया, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में। ड्राइव करो, आर्यन ने गुस्से में कहा। करण ने राहत की सांस ली और फटाफट कार में बैठ गया। सर, क्या हम वापस स्काईबाउंड कंपनी जा रहे हैं? आर्यन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एक पल को रुका। फिर फैसला बदला। नहीं, चलो रायगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल। यस, सर। दूसरी तरफ आरव ने कार पार्क की और बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन अन्ना कहीं नजर नहीं आई। हम, यही तो सजा है मेरी कार में न बैठने की, उसने सोचा। उसने बैग उठाया और वहीं कुछ देर खड़ा रहा। क्लास का टाइम पास आ रहा था और उसके दिल में हल्की बेचैनी घर करने लगी। छोड़ो, उसने तो कभी मेरी परवाह नहीं की। फिर मैं क्यों करूं? आरव मुड़ा और स्कूल की तरफ चल पड़ा। उसी समय अन्ना स्कूल के पास पहुंची। उसके पैरों में 10-10 किलो के वेट बंधे थे और वो दौड़ रही थी, जिससे उसकी स्पीड आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में तो 50 किलो वजन उठाना उसके लिए आसान था, लेकिन उसका शरीर अब धीरे धीरे दोबारा ट्रेनिंग के साथ ढल रहा था। पोलारिस एकेडमी का गेट अब बस थोड़ी दूर था, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। किसी पास की गली से मारपीट की आवाजें आ रही थी। उसने कानों से लोगों की गिनती का अंदाजा लगाया, कम से कम 10 लोग। स्कूल के पास कोई क्यों झगड़ा करेगा, उसने सोचा और बिना ज्यादा ध्यान दिए वापस मुड़ने लगी। तभी एक आकृति लड़खड़ाती हुई गली से बाहर आई और उसके सामने आकर गिर गई। आज घर से निकलने से पहले राशिफल देख लेना चाहिए था शायद, अन्ना बड़बड़ाई। रवि। 2 लड़के स्कूल की यूनिफॉर्म में गली से निकले।
अन्ना को देखकर पहले तो वे हैरान हुए, लेकिन फिर उनका ध्यान रवि की तरफ गया, जो जमीन पर पड़ा था, सिर से खून बहता हुआ। सोनू? अन्ना ने नीचे देखा और तभी उसे पहचान में आया, ये वही रवि था जो गाना गाता था और हीत से एक बार भिड़ चुका था। पहला लड़का जो वहां से भागा वह सोनू था। दूसरा लड़का माइकल, जिसे अन्ना ने पहले भी सोनू के साथ देखा था। ये दोनों स्कूल में क्यों नहीं हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? सोनू ने रवि को उठाने में मदद की, फिर अन्ना की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। अन्ना सच में वहां से जाना चाहती थी, लेकिन सोनू की बात सुनकर उसके कदम थम गए। वो वहीं खड़ी रही, बिना हिले। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे क्यों जाना चाहिए? सोनू के चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई इस वक्त इतनी अकड़ दिखा कैसे सकता है। अन्ना जैसे खुद ही खतरे को न्योता दे रही थी। इसी बीच गली से 7-8 हट्टे-कट्टे आदमी बाहर निकल आए। चैप्टर 37। उनमें से हर एक ने स्लीवलेस शर्ट पहन रखा था और उनकी मसल्स इतनी उभरी हुई थी कि लगता था जैसे अगर उनका हाथ जरा भी हिला तो जान ही निकल जाए। सोनू अब खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी और वो सामने खड़े लोगों को घूर रहा था। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर लड़ना है या मारना है तो सीधे मेरे पास आओ, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। उसी पल उन भारी भरकम लोगों के पीछे से उनका लीडर सामने आया। उसने फॉर्मल सूट पहना हुआ था, चमकते हुए लेदर शूज और हाथ में एक सिगार था। उसकी चाल में एक अकड़ थी और उसके घमंड से ऐसा लग रहा था जैसे हर देखने वाले को उसे नीचे गिरा देने की इच्छा हो रही हो। मिस सोनू, आप ही थे जिन्होंने पहले गंदा खेल खेला था, तो अब हमें रूल्स तोड़ने के लिए ब्लेम मत करो। आप कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं। आपने ये सब पहले भी देखा है। फाइट में पंच और किक किसी को नहीं पहचानते। जब हम रिंग में उतरते हैं तो हम सबने एक बात पर साइन किया होता है, जान भी जा सकती है। मैंने उसे सिर्फ रिंग में हराया था, तो क्या इसकी इतनी भारी कीमत होनी चाहिए? सोनू ने हल्की ठंडी हंसी के साथ कहा, जिसमें तिरस्कार साफ झलक रहा था। लेकिन तुमने उसे अपंग बना दिया है, उस आदमी ने गुस्से में कहा। बॉस ने बोला है, तुमने उसका एक हाथ छीन लिया, अब तुम अपना हाथ देकर उसका बदला चुकाओगे। और तुम्हारे साथियों की बात करें तो वो बस अनलकी हैं। अन्ना चुपचाप खड़ी थी, उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो धीरे धीरे समझ रही थी कि इनके बीच क्या झगड़े और हिसाब बाकी हैं। रवि खड़ा हुआ। उसकी नजर अन्ना पर पड़ी। उसे लगा था कि वो डर से कांप रही होगी, लेकिन उसे ताज्जुब हुआ, अन्ना तो सबसे ज्यादा शांत दिख रही थी। क्या वो डर के कारण सुन्न हो गई है? सोनू और माइकल को भी यही लग रहा था। तुम ठीक हो? सोनू ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया, हाँ। क्लास में चाहे जितना लड़ते हों, इस वक्त सब एकजुट थे। सोनू ने अपनी मुट्ठियां कस ली, जैसे किसी भी पल हमला करने वाला हो। अन्ना, मैं फिर से कह रहा हूं, भाग जाओ। स्कूल बस थोड़ी दूर है, बस उसमें चढ़ जाओ, तुम सेफ रहोगी। अन्ना ने सामने खड़े लोगों को गौर से देखा। मैं कभी अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ती, चाहे तुम जैसे लोग इसके लायक हो या नहीं। सोनू और रवि इस बात से हैरान और थोड़े इमोशनल हो गए, लेकिन आखिरी लाइन ने सोनू को थोड़ा गुस्सा दिला दिया। वो अन्ना को घूरने लगा, पर कुछ बोल नहीं पाया। जो भी हो, उसने कहा, जैसे अब फर्क नहीं पड़ता। लीडर ने अपना सिगार जमीन पर फेंका और चिल्लाया, पकड़ लो इन्हें। लोहे की छड़े लिए भारी शरीर वाले गुंडे उन पर टूट पड़े। अन्ना झुकी और अपने पैरों से बंधे सैंडबैग को कसकर बांधा। उधर सोनू, रवि और माइकल पहले ही नंगे हाथों से लड़ना शुरू कर चुके थे। हालांकि
रवि चोटिल हो गया और उनकी संख्या भी कम थी। सोनू चाहे जितना ताकतवर हो, इतने सारे ट्रेन्ड लोगों का अकेले सामना नहीं कर सकता था। तभी अचानक अन्ना, जो अब तक झुकी थी, एक तेंदुए की तरह उछली और सीधे फाइट में कूद पड़ी। उसमें जरूरी ताकत भले न हो, लेकिन उसके वजन और तेज तर्रार ने उसे मजबूत बना दिया। उसके शामिल होते ही बाकी तीनों को थोड़ी राहत मिली। अन्ना को इतनी शांति और संतुलन के साथ लड़ते देख सब हैरान रह गए। एक स्मार्ट मूव से अन्ना ने एक आदमी से लोहे की छड़ छीनी और उसे सोनू की तरफ फेंकते हुए बोली, यह लो। सोनू ने उसे पूरी मजबूती से पकड़ा और अन्ना की आंखों में कुछ अलग देखा। फिर अन्ना ने अपनी कोहनी से पीछे खड़े एक भारी आदमी को धक्का दिया, उसकी कलाई पकड़कर हल्के से ऐसा मोड़ा कि उसकी पूरी बांह सुन्न हो गई। उसने एक और छड़ उठाई और कसकर पकड़ ली। रवि खुश हो गया। उसे लगा अन्ना अब वो छड़ उसे देगी। मुझे दो, उसने कहा। अन्ना ने उसे एक हल्की नजर से देखा, फिर छड़ को उस आदमी की तरफ घुमा दिया जो उस पर हमला कर रहा था। रवि स्तब्ध रह गया। वो मुझे क्यों नहीं दे रही? अब सोनू के पास हथियार था और अन्ना साथ लड़ रही थी, तो लड़ाई का रुख पलटने लगा। अन्ना अब सीधी खड़ी थी, उसकी आंखें सूट वाले उस आदमी पर थी जिसने हमला करवाया था। उसने अपनी बांह पीछे घुमाई और छड़ सीधे उसकी ओर फेंकी। हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजी और सबकी सांसें थम गईं। सूट वाले आदमी की आंखें खुल गईं, छड़ उसकी तरफ आ रही थी। उसने देखा कि वो छड़ उसके कान के पास से निकलकर पीछे दीवार में जा धंसी। उसे अब समझ आया कि क्या हुआ। अन्ना ने अपनी कलाई वापस खींची और बोली, अगली बार दीवार नहीं तुम होगे। उस आदमी का शरीर थोड़ी देर तक कांपता रहा। डर की एक लहर उस पर छा गई थी। अगर वो छड़ जरा भी इधर उधर होती तो वो अब तक मारा जा चुका होता। अपने घायल लोगों को देखकर उसने गुस्से और डर के मिलेजुले स्वर में कहा, पीछे हटो। कुछ ही पलों में सारे लोग वहां से गायब हो गए। सोनू ने अपने हाथ की छड़ जमीन पर फेंकी और अपने साथियों की ओर मुड़ा। तुम सब ठीक हो? अन्ना ने अपनी जेब से टिश्यू निकाला, हाथ पोंछे और फिर रवि और माइकल की तरफ देखा। शायद तुम दोनों से पूछना ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 38। रवि पहले से ही जख्मी था और हाल ही में जो शारीरिक मेहनत उसने की थी उससे उसकी हालत और भी बिगड़ गई थी। दूसरी ओर माइकल के पास सोनू और रवि जैसे प्रोफेशनल लड़ाई के स्किल्स नहीं थे, इसलिए हाल की भिड़ंत में उसे काफी चोटें आई थी। जैसे ही दुश्मन वहां से हटे, रवि और माइकल का हौसला एकदम टूट गया। सौभाग्य से अन्ना को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसने अपनी कंट्रोल टाइप एबिलिटीज का इस्तेमाल किया था, जिससे वो थोड़ा थक गई थी। अन्ना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी माहिर हो। रवि का चेहरा दर्द से तिरछा हो रहा था, फिर भी उसने उसकी तारीफ करने की कोशिश की। रवि की बात पर सोनू ने भी सिर हिलाया, उसमें भी उत्सुकता थी। मुझे नहीं पता कि ये कहना सही होगा या नहीं, सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कुछ दिन दूर रहने के बाद लोग एकदम अलग लगते हैं। अन्ना के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं एक मिलिट्री फैमिली से हूँ, याद है? सोनू और रवि को एकदम से आर्मी ऑफिसर्स की छवि याद आ गई। ऐसे परिवार में पैदा होने वाले बच्चे का तेज और ट्रेंड होना कोई अजीब बात नहीं थी। प्लेन्स उड़ाना और आर्टिलरी चलाना भी उनके लिए आम बात होती है। लेकिन अन्ना की पुरानी छवि इन बातों से मेल नहीं खा रही थी। अब जब वह सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसके छोटे कटे बाल, जो कानों तक पहुंच रहे थे, उसे थोड़ा टोंगल लुक दे रहे थे। उसमें एक अलग सा आत्मविश्वास था, जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी आकर्षक बना रहा था। तीनों ने जैसे पहली बार अन्ना को असल में पहचाना, एक मिलिट्री फैमिली की वारिस के तौर पर। थैंक्स, सोनू ने पहली बार अन्ना का तहे दिल से धन्यवाद किया।
एक साथ लड़ाई करने से लोगों के बीच जो रिश्ता बनता है वो गहरा होता है। सोनू के लिए भी यही हुआ। अब जब वे साथ लड़े थे तो उन्हें एक तरह से दोस्त माना जा सकता था। सोनू के ग्रैटिट्यूड को अन्ना ने हल्की मुस्कान से स्वीकार किया। मैं बस रास्ते से गुजर रही थी, उसने लापरवाही से कहा। वो किसी को भी यूं ही अपने करीब नहीं आने देती थी। वह वहां सिर्फ इसलिए रुकी क्योंकि यह सुविधाजनक था और क्योंकि वे सभी क्लास एफ के थे, इसलिए उनमें आपस में एक जुड़ाव था। अन्ना की इस बेपरवाही ने सोनू को थोड़ा असहज कर दिया। स्कूल में हॉस्पिटल है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो और इन्हें वहां तक ले जा सकते हो? अन्ना ने कहा। रवि और माइकल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें सोनू के व्यवहार में कुछ अजीब लगा। अन्ना ने भौहें चढ़ाई। हमें क्लास के लिए लेट हो जाएगा। यह सुनकर तीनों हैरान रह गए। अन्ना, जिसे पढ़ाई की खास परवाह नहीं थी, आज क्लास की बात कर रही थी। चलो, अन्ना ने धीरे से कहा और रवि की मदद करते हुए आगे बढ़ी। असल में वह इस घटना के पीछे की सच्चाई को लेकर ज्यादा चिंतित थी। सोनू और रवि कोई मामूली लोग नहीं थे। उसका इंसेंटिव कह रहा था कि जिन्होंने उन पर हमला किया वे साधारण नहीं हो सकते। रवि को एक लड़की के सहारे चलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि वह क्लास एफ में था, लेकिन उसे अपनी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस माँ से बेहतरीन जीन्स मिले थे। इस वजह से वह हमेशा अलग दिखता था और उस पर लड़कियां जान छिड़कती थी। लेकिन इस बार जब एक लड़की उसे सपोर्ट कर रही थी तो उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। पर उसे जो सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी वो ये कि अन्ना का सहारा कितना मजबूत था। वह उसके आधे से ज्यादा वजन को आराम से झेल रही थी। उसे उसके साथ चलना बेहद सहज लग रहा था। चारों को अकादमी हॉस्पिटल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। स्कूल की डॉक्टर अब तक सोनू और उसके दोस्तों के घायल होकर आने की आदत डाल चुकी थी। उन्हें देखते ही खूबसूरत स्कूल डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, फिर से लड़ाई हो गई? डॉक्टर मयूरा, परेशान करने के लिए सॉरी, सोनू ने आदर से कहा। डॉक्टर मयूरा ने सभी का वेलकम किया और अन्ना को देखकर थोड़ी चौंकी। क्या मैंने इस हैंडसम लड़के को पहले देखा है? इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? लेकिन बिना ज्यादा सवाल किए उन्होंने फौरन इलाज शुरू कर दिया। उसी वक्त आरव पहले ही क्लास में बैठा था, कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी घड़ी देखता, सोचता कि क्या वो अब तक स्कूल पहुंची है या नहीं। आरव, क्या तुमने कल रात वो आखिरी गेम खेला था? उसके पास बैठे एक लड़के ने धीरे से पूछा। यह सुनकर बाकी लोग जो उस रात गेम में शामिल थे भी उत्सुकता से मुड़ गए। ये तो तुम्हारे नॉर्मल स्टैंडर्ड से भी ऊपर था। क्या चाल चली? अगली बार फिर से हमें जिताओगे? मैं तुम्हारा चीयरलीडर बन जाऊंगा। कल रात तुम्हारी 5 बार की जीत की स्ट्रीक ने शायद सामने वाले को बहुत गुस्सा दिला दिया, एक लड़के ने कहा। उसका इशारा क्लास के दूसरे ग्रुप की तरफ था। हालांकि ये सब एक ही क्लासेस में थे, लेकिन माहौल में कोई मेलमिलाप नहीं था। क्लास में कई गुट बन चुके थे। कल रात का गेम मैच आरव के ग्रुप और उनके राइवल्स के बीच एक जानबूझकर रखा गया मुकाबला था। आरव ने उस तरफ देखा और अन्ना की कल रात की तेज हरकतें याद आ गईं। नहीं, मैंने कल रात वो आखिरी गेम नहीं खेला। चैप्टर 39। तुमने नहीं किया, एक लड़के ने आवाज ऊंची कर दी, फिर थोड़ा शांत होकर पूछा, तो फिर वो कौन थी? आरव ने कहा, मेरी बड़ी बहन। कई स्टूडेंट ने अपनी नजरें रोहिणी की तरफ घुमा ली, जो पास में ही एक क्लासमेट को असाइनमेंट समझा रही थी। रोहिणी? वे सब रोहिणी को पसंद करते थे। वो न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। नहीं, आरव ने भौहें चढ़ाई। रोहिणी तो साफ तौर पर उससे छोटी थी। तो फिर कौन थी? उनकी नजरों में रोहिणी ही थी जो उस समय ध्यान खींचती थी।
मेरी असली बड़ी बहन अन्ना यार्डली, आरव ने गंभीर लहजे में कहा। लड़कों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। अन्ना यार्डली? क्लास एफ से। ये पहली बार था जब आरव ने स्वीकार किया कि अन्ना उसकी बहन है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? वे थोड़े शक में थे। वो तो नकारा में से एक है। फिर कल रात गेम के पीछे वो कैसे हो सकती? आरव ने बोलने वाले लड़के को ठंडी नजर से देखा और वो तुरंत चुप हो गया। मानो या ना मानो, वही थी, उसने गुस्से में कहा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आगे से मेरी बहन के बारे में बुरा बोले। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। आरव को क्या हो गया है? पहले तो आरव को फर्क ही नहीं पड़ता था, अन्ना जे या मरे, वो बस अनदेखा करता था। अब बहन का व्यवहार बदला है, लेकिन भाई का भी क्यों? हॉस्पिटल में मयूरा रवि की गंभीर चोटों का इलाज कर रही थी और सोनू और माइकल एक कोने में इंतजार कर रहे थे। अचानक सोनू दर्द से कराह उठा। जब वो थोड़ा शांत हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसका दाहिना हाथ अपनी जगह से हिल गया है। सोनू, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? माइकल ने फिक्र से पूछा। मयूरा ने भी देखा। शायद ये डिस्लोकेट हो गया है। अभी शांति से बैठो, मैं पहले इसका इलाज करती हूँ, फिर तुम्हारी जांच करूंगी। अन्ना को थोड़ी प्यास लगी तो उसने पानी का एक घूंट लिया। मयूरा की बात सुनकर वो सोनू की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा दर्द में तड़प रहा था। कप नीचे रखकर अन्ना उसकी तरफ चली गई। मुझे अपना हाथ दो, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। सोनू ने बिना सोचे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। अन्ना ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे से बगल को सहारा दिया। मसल्स को ढीला छोड़ दो। सोनू ने धीरे धीरे अपनी मसल्स को रिलैक्स किया। अन्ना ने सिर हिलाया। थोड़ा सहन करना पड़ेगा। फिर उसने धीरे धीरे हाथ को उस एंगल में घुमाया जहां से वह जॉइंट बाहर था। सोनू की पीड़ा बढ़ गई, लेकिन वो जानता था कि इसे सहना होगा। उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। एकदम से टच की आवाज आई। जॉइंट वापस आ गया। दर्द कम हुआ और उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। उसने हाथ घुमाकर देखा, अब सब ठीक लग रहा था। उसने अन्ना की तरफ देखा और बोला, थैंक यू। अन्ना हल्की मुस्कान के साथ मेडिकल फ्रिज की तरफ गई, 2 आइस पैक निकाले और सोनू को दिए। इसे लगाने से दर्द और सूजन कम होगी। सोनू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अन्ना पर कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। उसी वक्त मयूरा अपना काम पूरा करके बाहर आई। ओह! इसका हाथ पहले से ठीक हो गया। वो अन्ना की तरफ मुड़ी। क्या तुमने इसे ठीक किया? अन्ना ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके पास उस वक्त कोई और काम नहीं था और सोनू की हालत देखकर उसने खुद ही मदद कर दी। बहुत अच्छा काम किया। कोई गलती नहीं हुई और फॉलोअप भी सही से किया, डॉक्टर मयूरा ने तारीफ की। अन्ना ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। फिर मयूरा ने मजाक में पूछा, सोनू, ये सुंदर लड़का कौन है? सोनू कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, ये एक लड़की है। मयूरा ने अन्ना को ध्यान से देखा। डॉक्टर के अनुभव से उसे पता चल गया कि सोनू सच कह रहा है। माफ करना बेटा, मेरी नजर अब पहले जैसी नहीं रही, मयूरा ने हंसते हुए कहा। अन्ना ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं समझती हूँ। मयूरा थोड़ी चौंकी। सोनू ने मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। क्या अन्ना को समझ नहीं आया कि डॉक्टर मयूरा माहौल हल्का करने की कोशिश कर रही थी? उसकी सीधी सादी बात ने माहौल और अजीब कर दिया। डॉक्टर मयूरा, थैंक यू। हम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे, सोनू ने कहा। ठीक है, मैंने दवा वहीं रख दी है, जाते समय ले लेना। अब मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ, कहकर एम्मा हॉस्पिटल के अंदर चली गईं। अब बस अन्ना, सोनू, रवि और माइकल वहां थे।
लगता है तुम लोग यहाँ अक्सर आते हैं, अन्ना ने मुस्कुराकर कहा। सोनू हंस पड़ा। पोलारिस अकादमी के लोग यूनिक होते हैं, कोई भी चैलेंज से डरता नहीं। कई बार वो कोई और तरीका ढूंढने की मेहनत नहीं करते, जबकि लड़ाई से काम चल सकता है। कुछ लोग जन्म से ही फाइटर होते हैं, लेकिन यहाँ अकादमी के अंदर हर किसी को अपने गुस्से और ताकत पर कंट्रोल रखना पड़ता है। चैप्टर 40। अन्ना ने हल्के से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जंगल का कानून हर जगह लागू होता है, चाहे वो कोई आम जगह हो या फिर पोलारिस जैसी बड़ी अकादमी। हालांकि ये एक नेशनल लेवल की अकादमी थी, लेकिन यहाँ भी क्लास एस से लेकर एफ तक एक हाई सोसाइटी के बच्चे इंटेलिजेंट, जिन्हें अलग अलग क्लास में बांटा गया था। फिर भी इस सबके नीचे कुछ ऐसे लोग थे जो नियमों की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से चलते थे। लेकिन फिलहाल अन्ना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मतलब अकादमी के बाहर हम खुलकर खेल सकते हैं, है ना? अन्ना ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। सोनू की नज़र थोड़ी भटक गई, थोड़ी झिझक दिखाई दी। लेकिन अन्ना की ठंडी और पैनी नज़रों से बचना मुश्किल था। उसने जवाब देना ही सही समझा। पिछले हफ्ते मैं एक अवैध बॉक्सिंग मैच में था। लड़ाई के दौरान गलती से मैंने अपने विरोधी का हाथ तोड़ दिया। शायद वो अब हमेशा के लिए अपंग हो गया है। इसी वजह से कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अन्ना के होंठों पर एक मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान तैर गई। सिर्फ अंडरग्राउंड बॉक्सिंग ही तो नहीं है ना? सोनू को उम्मीद नहीं थी कि अन्ना इस तरह का सवाल करेगी, लेकिन अन्ना यही जानना चाहती थी। सोनू थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के से हंसा। बिल्कुल, जो चीज ऊपर है वो नीचे भी होती है। बस फर्क इतना है कि जमीन के नीचे कोई नियम नहीं होते। रायगढ़ शहर के बड़े और अमीर लोगों का अंडरवर्ल्ड से कुछ न कुछ रिश्ता था, इसलिए सोनू ने इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। जब अन्ना को अपनी जरूरी जानकारी मिल गई, तो उसने आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। उल्टा सोनू के चेहरे पर कुछ सोचने वाली झलक आई। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। अन्ना ने नोट किया और पूछा, क्या पूछना चाहते हो? सोनू थोड़ी देर हैरान रहा। उसे लगने लगा कि अन्ना की आवाज में एक अधीनस्थ सा टोन है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसमें कोई डर या नफरत नहीं थी। अन्ना की शांत और गंभीर नजरों को देखकर सोनू अचानक मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं। असल में वो अन्ना की अचानक हुई गायब होने की अफवाहों के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अब उसे लगा कि पूछने का कोई मतलब नहीं। सामने खड़ी लड़की उन लोगों में से नहीं थी जो आसानी से टूट जाए। अगर वो पूछता तो शायद खुद ही बेवकूफ लगता। अन्ना ने देखा कि सोनू ने अपनी बात रोक दी और उसे ज्यादा कुरेदना सही नहीं समझा। फिलहाल उसकी दिलचस्पी अंडरग्राउंड के रहस्यों में थी। उसके पास जो मेमोरी थी, उसमें इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे और भी जानकारियां इकट्ठा करनी थी। बातचीत के बाद अन्ना सीधा हॉस्पिटल से निकली और वापस क्लास एफ में लौट आई। क्लास एफ की टीचर उसकी लेट आने और जल्दी निकल जाने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे बैठने दिया। जैसे ही अन्ना अपनी सीट पर बैठी, लुकास के चश्मे के पीछे से एक हल्की सी चमक उभरी। गुड मॉर्निंग, लुकास ने लैपटॉप पर नजर टिकाए हुए कहा। गुड मॉर्निंग, अन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रायगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल, हाई लेवल आईसीयू यूनिट। एक नर्स ने वार्ड का दरवाजा खोला और 2 लोगों को अंदर लाया। यह ओल्ड जनरल यार्डली का वार्ड है। कृपया अंदर आइए। आर्यन अंदर आया, उसके पीछे करण था। एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। किसी की आहट सुनकर उसने कुर्सी घुमाई। अपने हॉस्पिटल वार्ड में नए लोगों को देखकर उसकी आंखों में हैरानी झलक पड़ी।
आर्यन ने मुस्कुराकर विनम्र लहजे में कहा, ओल्ड जनरल यार्डली, काफी वक्त हो गया है। क्या आप मिस्टर विक्रम के बेटे हैं? ब्रिजेश ने धीरे से पूछा। सामने खड़ा ये शख्स उस पुराने सज्जन व्यक्ति जैसा ही दिखता था, मगर उसमें एक अलग बात थी। उसमें एक ऐसा आकर्षण था जिसमें ईमानदारी और शरारत दोनों का मेल था। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपको अब भी मेरे पिता याद हैं। ब्रिजेश थोड़ा हैरान था। आप बहुत विनम्र हैं, मिस्टर आर्यन। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस वजह से आए हैं? ब्रिजेश भले ही रायगढ़ मिलिट्री में जनरल रह चुके थे, लेकिन आर्यन के सामने बैठते ही उन्होंने एक भारी दबाव महसूस किया। करण ने फूलों और फलों की टोकरी एक तरफ रख दी और पास में स्टूल खींच लाया। आर्यन शांति से बैठ गया और बोला, मैं यहाँ 2 वजहों से आया हूँ। पहली, रायगढ़ सिटी के प्रसिद्ध जनरल आपसे मिलने के लिए, और दूसरी, उसने रुककर धीरे से कहा, मैं आपकी पोती के लिए आया हूँ। ये सुनकर ब्रिजेश थोड़ा उलझ गया। मेरी पोती? क्या आप अन्ना की बात कर रही हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, आपकी पोती अन्ना यार्डली। ब्रिजेश की 2 पोतियां थीं, लेकिन सबसे पहले उसे जो याद आई वो थी अन्ना। इससे साफ था कि वह अन्ना को ही अपना खून मानता था। आर्यन की आंखों में हल्की सी झपक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यार्डली की विरासत अन्ना को सौंप दी। चैप्टर 41। ब्रिजेश की बूढ़ी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे उसके लहजे में कुछ तो अजीब लग रहा था। क्या वो मुझसे जल रहा है? पूरा दिन अन्ना अपनी पढ़ाई में डूबी रहती थी। क्लास में उसका सीरियस रवैया और पूरा ध्यान देखकर बाकी क्लास एफ के स्टूडेंट्स थोड़े शर्मिंदा हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी टॉप स्टूडेंट के साथ पढ़ रही हों। अन्ना के लिए इस दुनिया की नॉलेज लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे पता था कि नॉलेज ही असली पावर होती है। सोनू और रवि थोड़े दिन बाद अपनी क्लास में लौटे, लेकिन उनके लौटने के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब उनके क्लासमेट्स का अन्ना को देखने का नजरिया भी बदल गया था। खासकर रवि को अब बिना सोचे समझे अन्ना के पास जाकर बात करने लगा था। ये देखकर सब हैरान रह गए। सबको लगने लगा कि जरूर कुछ तो चल रहा है। और जब सोनू ने स्नैक्स का एक पैकेट लाकर अन्ना की डेस्क पर रख दिया, तो सबका शक और भी बढ़ गया। रिया, जिसे सोनू पर क्रश था और जो पहले अन्ना को लेकर परेशानियां खड़ी कर चुकी थी, उसके लिए ये सीन किसी थप्पड़ से कम नहीं था। फिर भी रिया कुछ कह नहीं सकी। बस चुपचाप अपनी जलन को अंदर ही अंदर सहती रही, सही मौके का इंतजार करती रही। स्कूल के बाद लुकास अपने लैपटॉप बैग को कंधे पर डाले चंपा गली पर शांति से चल रहा था। पोलरिस अकादमी बहुत बड़ी थी और वहां से निकलने के कई रास्ते थे, लेकिन लुकास को शांति पसंद थी, इसलिए वो हमेशा एक साइड वाला शांत रास्ता चुनता था। चलते चलते अचानक वो रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी और उसे देखकर लुकास चौंक गया। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तुम क्या चाहती हो? लुकास ने थोड़ी सतर्कता से पूछा। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतने टाइम तक अन्ना के साथ एक ही डेस्क शेयर करने के बाद अब उसे उससे डर या शक जैसा कुछ महसूस हो रहा है। अन्ना ने अपने बाल एक तरफ किए और उसकी बादाम जैसी आंखें साफ नजर आने लगीं। उसने ध्यान से लुकास को देखा, जिससे लुकास थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। अन्ना हल्का सा मुस्कुराई। एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन कैसा रहेगा? लुकास ने अपनी भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं बोला। अन्ना को कोई जल्दी नहीं थी। वो धीरे धीरे उसके पास आती गई। लुकास की नज़र खुद ब खुद अन्ना के पैरों पर चली गई। उसका हर कदम बेहद सटीक था, जैसे वो किसी ट्रेनिंग का हिस्सा हो। हर स्टेप पर एक जैसी दूरी, एक जैसी मूवमेंट। साफ था कि वो कोई आम लड़की नहीं थी।
चलते हुए अन्ना ने बोलना शुरू किया। लुकास सोलंकी 16 साल का, रायगढ़ सिटी के हैकर अलायंस के मेंबर पेरेंट्स का बेटा, जिन्हें सरकार ने ट्रेन किया है। बचपन से ही जीनियस, 7 साल की उम्र में उसने दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली। 9 साल में उसने नेशनल डिफेंस सिस्टम को हैक किया। उसकी उम्र देखते हुए उसे सिर्फ 3 महीने के लिए स्काई जेल में रखा गया और फिर कड़ी वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। लेकिन फिर उसने हैकिंग की सीक्रेट वर्ल्ड में कदम रखा। लोगों की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता, लेकिन उसके बदले भारी चार्ज लेता। अब तक दुनिया भर के 100 से ज्यादा बड़े केसों में उसका नाम आ चुका है। जैसे जैसे अन्ना बोलती गई, लुकास का चेहरा बदलता गया। उसके चश्मे के पीछे से उसकी आंखें एकदम ठंडी और सीरियस हो गई थी। अन्ना उसके सामने रुक गई। क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला? लुकास कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। वो सच में जानना चाहता था। तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन कोई सीक्रेट नहीं है ना? मैं पहले ही सब कुछ पता कर चुकी हूँ, अन्ना ने कॉन्फिडेंस से कहा। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो कोई प्रो हैकर नहीं थी, लेकिन 10 लेयर वाले एन्क्रिप्शन सिस्टम को क्रैक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और लुकास की इन्फॉर्मेशन तो उतनी टाइट भी नहीं थी। लुकास परेशान नहीं हुआ। उसने बस अपने चश्मे को थोड़ा एडजस्ट किया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ लंबे टाइम तक काम क्यों करूं? उसने पूछा। उसे अन्ना दिलचस्प लगी थी। लुकास, जो एक कंप्यूटर जीनियस था, अंदर से बहुत अकेला था। उसे कभी कोई समझ ही नहीं पाया था, सिर्फ उसका कंप्यूटर ही उसका साथी था। जब उस दिन अन्ना ने उसके कोड में गलतियां पकड़ ली थी, उसे पहली बार लगा कि शायद उसे कोई मिला है जो उसे समझ सकता है। बस वो खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अन्ना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, एक शर्त कैसी रहेगी? किस तरह की शर्त? लुकास ने पूछा। मैं एक एन्क्रिप्शन सिस्टम बनाऊंगी। अगर तुम उसे क्रैक नहीं कर पाए, तो तुम्हें मेरे साथ लॉन्ग टर्म में काम करना होगा। लेकिन अगर तुम उसे क्रैक कर लो, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। लुकास जैसे किसी एक्सपर्ट को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। उसका रिस्पेक्ट जीतना जरूरी था। ठीक है, लुकास ने छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में चैलेंज साफ नजर आ रहा था। इसके बाद वो मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। चैप्टर 42। अन्ना भी स्कूल कैंपस से चली गई थी। उस वक्त पोलारिस अकादमी पूरी तरह शांत और खाली लग रही थी। जब वो मेन गेट से बाहर निकली, तो देखा कि पार्किंग एरिया बिल्कुल खाली पड़ा था। अरे, घर जा रही हो? अचानक आरव अपनी कन्वर्टेबल कार में उसके सामने आ गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अन्ना का इंतजार कर रहा हो। अगर तुम्हें घर जाना है तो कार में बैठ जाओ, आरव ने थोड़े अजीब अंदाज में कहा। वो खुद को अन्ना के पास आने से रोक नहीं पा रहा था, लेकिन उसका ईगो उसे खुलकर कुछ कहने नहीं देता था। अंदर से वो अब भी अपनी बहन के लिए सालों की नाराजगी और इग्नोर किए जाने का गुस्सा लिए बैठा था। अन्ना पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन फिर आरव की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसने उसका मन बदल दिया। ठीक है। अन्ना ने चुपचाप कार का दरवाजा खोला और साइड वाली सीट पर बैठ गई। आरव के होठों पर हल्की सी स्माइल आई, लेकिन उसने फौरन खुद को नॉर्मल कर लिया। जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, कार पोलारिस अकादमी से निकल पड़ी। पूरे रास्ते दोनों एकदम चुप रहे। कभी कभी आरव उसे रियरव्यू मिरर से देख लेता। अन्ना सीधी बैठी थी, खिड़की से बाहर देखती हुई, जैसे किसी गहरे ख्याल में खोई हो। अगर तुम इसी स्पीड में चलाते रहे, तो 10 सेकंड में कार सीधे उस लैंप पोस्ट से टकरा जाएगी। अन्ना के अचानक कहे इन शब्दों ने आरव को झटका दे दिया और उसने झट से ब्रेक लगा दिए। कार की स्पीड से दोनों थोड़े आगे की तरफ झुक गए। अन्ना ने हैंडल कसकर पकड़ लिया और गुस्से में आरव को देखा,
ड्राइव करते वक्त ध्यान भटकाना ठीक नहीं होता, उसने कहा। आरव का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अंदर कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। पहली बार अन्ना ने उसे टोका था। क्या इसका मतलब है कि अब वो मुझे सीरियसली लेने लगी है? आरव ने कार का स्पीड बढ़ाया और रेडवुड डिस्ट्रिक्ट की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो यॉर्डली हाउस के बड़े गेट पर पहुंच गए। अन्ना कार से उतरने ही वाली थी कि आरव ने कहा, अरे। अन्ना रुककर उसकी तरफ देखने लगी। मुझे अपना फोन दो, उसने अपनी ठुड्डी से अन्ना के फोन की तरफ इशारा किया। अन्ना थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन उसने फोन अनलॉक करके आरव को दे दिया। आरव ने फोन लिया, कुछ देर स्क्रीन पर टैप किया, फिर वापस दे दिया। मैंने तुम्हारे फोन में वो गेम डाउनलोड कर दिया है, उसने ऐसे ही कहा। अब तुम मेरे साथ खेल सकती हो। इतना बोलकर वो कार से उतर गया। अन्ना थोड़ी हैरान थी। उसने फोन देखा, एक नया ऐप स्क्रीन पर दिख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ये लड़का, शायद मूड स्विंग का यही मतलब होता है। उसने अपना फोन साइड में रखा और कार से उतर गई। मिस्टर आरव, मिस अन्ना, शांता ने मुस्कराते हुए कहा। मिसेस वसुंधरा और मिस रोहिणी ने डिनर शुरू कर दिया है। मैं अभी आपका खाना लगवाती हूँ। अन्ना और आरव डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। वसुंधरा और रोहिणी पहले से बातों में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों को साथ आते देखा, उनके चेहरे पर बदलाव आ गया। आरव, तुम वापस आ गए, वसुंधरा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। आओ, बैठो हमारे साथ। रोहिणी ने धीरे से कहा। आरव, प्लीज बैठो। मैं माँ से पूछ रही थी कि तुम अब तक क्यों नहीं लौटे। आरव के लिए दोनों का रवैया काफी अलग था, क्योंकि ब्रजेश हमेशा बेटियों से ज्यादा बेटों को महत्व देते थे। ब्रजेश अब रिटायर्ड हो चुके थे और अरविंद, जो सिर्फ कर्नल तक पहुंचे थे, के पास यार्डली परिवार की जिम्मेदारी थी। इस वजह से परिवार का असर और ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। अब उनका सहारा सिर्फ पुरानी जनरेशन की उपलब्धियों पर था। ब्रजेश की नज़र में मर्दों का आर्मी में करियर बनाना और नाम कमाना ज्यादा आसान था। इसलिए उसे लगता था कि आरव ही वो इकलौता इंसान है जो परिवार का नाम फिर से ऊंचा कर सकता है। इसी वजह से वसुंधरा और रोहिणी को, चाहे न चाहे, आरव से अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। वसुंधरा हमेशा बेटे की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन उसकी सेहत ने साथ नहीं दिया। किसी ने अन्ना को खाने के लिए बुलाया नहीं था, लेकिन उसने किसी इनविटेशन का इंतजार नहीं किया। उसने एक कुर्सी खींची, सामने बैठी और खाना शुरू कर दिया। आरव मुस्कराया और उसके बगल में बैठ गया। ठीक है, इस वीकेंड एक बड़ा फंक्शन है, वसुंधरा ने अपने चम्मच नीचे रखते हुए कहा। रायगढ़ के सारे बड़े लोग वहां होंगे और हमारे परिवार को भी जाना होगा। तुम्हारे पापा भी उस दिन के लिए वापस आ रहे हैं। वो अन्ना की तरफ देखने लगी, जो बस खाना खा रही थी। उसकी आंखों में हल्की नफरत थी। तो अच्छे से तैयार रहना और परिवार को शर्मिंदा मत करना। फिर वह अन्ना की तरफ देखकर बोली, आह अन्ना, बुरा मत मानना, लेकिन शायद तुम्हें ये फंक्शन स्किप कर देना चाहिए। हर बार तुम ही हमारी फैमिली का मजाक बन जाती हो। ये बहुत शर्मनाक होता है। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। रोहिणी ने हैरानी से अन्ना के लिए आवाज उठाई, माँ, अन्ना भी हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर वो नहीं जाएगी तो वो भी गलत होगा। चैप्टर 43। रोहिणी अपनी माँ को अपनी प्लानिंग खराब करने नहीं दे सकती थी। वसुंधरा ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आखिर क्या सोच रही थी। लेकिन अब जब उसकी बेटी बोल चुकी थी, तो वो पहले कही बात को झुठला भी नहीं सकती थी। इस बीच अन्ना ने उनकी इस बेकार की बातचीत को बिल्कुल इग्नोर किया। वो जल्दी से जल्दी रोहिणी से निपटना चाहती थी, ताकि जिस शरीर में अब वो रह रही थी, उसकी असली मालिक के लिए अपना फर्ज पूरा कर सके। लेकिन अभी उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो रोहिणी के लिए कोई खतरा बन सके।
इसलिए उसने इस मुश्किल को फिलहाल टालना ही बेहतर समझा। वैसे भी इस समय उससे भिड़ना बेकार की परेशानी ला सकता था। खाना खत्म करते ही अन्ना ऊपर अपने कमरे में चली गई। आरव ने भी बिना कुछ बोले खाना खत्म किया और अपने रूम में लौट गया। खाने के दौरान रोहिणी ने अचानक अपनी चम्मच गिरा दी। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। क्या हुआ बेटा? वसुंधरा ने डरते हुए पूछा। दादाजी ने उसे फैमिली का हकदार क्यों बना दिया? माँ, आपको डैड से बात करनी चाहिए। उसे फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों मिला? क्या अन्ना भी उस लायक है? रोहिणी का गुस्सा अब साफ दिख रहा था। वसुंधरा भी अंदर ही अंदर परेशान थी। तुम्हारे डैड कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे दादाजी का फैसला है। यहाँ तक कि फैमिली की बाकी ब्रांचेस को भी इसमें कुछ नहीं कहना है। रोहिणी ने चुपती हुई नजर से देखा और कहा, क्या ये सब उस बूढ़े आदमी ने अकेले डिसाइड कर लिया? माँ, शायद हमें कुछ करना चाहिए और उनकी वसीयत ही बदलवा देनी चाहिए। उससे पहले कि वो पूरी बात कहती, वसुंधरा ने उसका मुंह बंद कर दिया। चुप हो जाओ, उसने जल्दी से चारों ओर देखा और गुस्से में कहा। ऐसी बातें जोर से मत बोलो। अगर तुम्हारे डैड ने सुन लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। रोहिणी हल्के से मुस्कुराई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, एक चालाक प्लान। कुछ पल बाद वो फिर से धीमी आवाज में बोली, माँ, क्या आप सच में फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी उस नाजायज लड़की को देने को तैयार हो? आपने इतने साल इस घर के लिए काम किया और अब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे बारे में नहीं सोचती तो कम से कम अपने लिए तो सोचिए। तुम समझ रही हो ना मैं कितनी नाराज हूँ? वसुंधरा गुस्से में बोली। उसने सालों मेहनत की थी इस घर के लिए। अगर अन्ना ने ये सब पा लिया तो वो इस घर की मालकिन बन जाएगी और हमें पल भर में बाहर निकाल सकती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चिंता मत करो, वसुंधरा ने सख्त आवाज में कहा। मैं कुछ न कुछ जरूर सोचूंगी। वो समय याद करते हुए बोली, जब उसने अन्ना की माँ से घर की मालकिन बनने का हक छीन लिया था। अब उसे पूरा यकीन था कि वो अन्ना से भी उसका हिस्सा छीन सकती है। रोहिणी की आंखों में चमक आ गई। उसने तेजी से सिर हिलाया, ठीक है। अपने कमरे में जाते ही अन्ना ने लैपटॉप ऑन किया। कुछ कमांड्स टाइप करने के बाद वो सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग करने लगी। एक समय था जब उसे कंप्यूटर, कोडिंग, प्रोग्रामिंग हर चीज में दिलचस्पी थी। उसके स्किल्स तो कई प्रोफेशनल्स से भी बेहतर थे। इस बार उसे लुकास के लिए एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करना था, जो आसान काम नहीं था। लोग सोचते हैं कि किसी सिस्टम को हैक करना मुश्किल होता है, लेकिन असल में एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे कोई हैक ना कर पाए, वो ज्यादा मुश्किल होता है। कई कमांड्स डालने के बाद वो ब्रेक लेने ही वाली थी कि उसे याद आया कि आरव ने उसके लिए कौन सा गेम इंस्टॉल किया था। उसने फोन उठाया और उस गेम का आइकन टैप किया। एक नया अकाउंट बनाया और वो गेम में लॉग इन हो गई। जैसे ही उसने लॉग इन किया, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, आरव की गेमिंग आईडी से। बिना ज्यादा सोचे उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अंदर जाकर देखा, आरव के साथ 3 और प्लेयर्स टीम में थे। उसी मिशन में आरव एक कुर्सी पर बैठा स्क्रीन पर अन्ना की गेम आईडी शैडो को देख रहा था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शैडो? ये कैसा नाम है? आरव, ये कौन है? एक टीममेट ने पूछा। देखो, कोई चीटिंग नहीं करेगा, आरव ने सीरियस होकर कहा। कायन ने कहा था वो बिजी है, इसलिए नहीं आ पाया। अब एक प्लेयर कम है। गेम के बाद बात करेंगे। वैसे भी हम अभी भी इतनी कम रैंक लेवल पर क्यों हैं? हार गए तो सब मजाक उड़ाएंगे। हमने शर्त लगाई थी, यार। तुम सीरियस भी हो या नहीं? किसी ने कहा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा गेम शुरू कर दिया।
अन्ना ने सबकी बातें सुनी। उसने एक घूंट पानी लिया और फिर मोबाइल कीबोर्ड पर उंगलियां चला दीं। 15 मिनट में गेम खत्म हो गया। OMG! ये तो कोई प्रो प्लेयर लगती है। कौन है ये? मुझे भी टीम में लो। प्लीज उसका इंट्रो कराओ। सबने अचानक अपना बिहेवियर बदल लिया। अब सब शैडो को फ्रेंड बनाना चाहते थे। लेकिन तब तक अन्ना लॉग आउट कर चुकी थी। प्रोफाइल ग्रे हो चुकी थी। वो ऑफलाइन थी। आरव के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अपनी टीम की चुप्पी के बीच उसने स्क्रीन पर टाइप किया, वो मेरी बहन थी। चैप्टर 44। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आरव जानबूझकर कोई ड्रामा कर रहा हो। क्या आरव की बहन अन्ना क्लास F की नहीं थी? उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि वही लड़की, जिसने पहले बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, अब सामने खड़ी है। उन्होंने सोचा था कि उनके खुद के स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन अन्ना की उन गजब की मूव्स के सामने उनके स्किल्स फीके लगने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास अब सिर्फ दिखाने के लिए बातें हैं, असली टैलेंट नहीं। लेकिन आरव झूठ नहीं बोलेगा, तो क्या वाकई ये अन्ना ही थी? आरव ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर टाइप किया, वैसे ये एक सीक्रेट है। आरव के साथ गेम खेलने के बाद अन्ना फिर से अपने एन्क्रिप्शन प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। पिछले कुछ दिनों से स्कूल और ट्रेनिंग के अलावा अन्ना का पूरा फोकस इस प्रोग्राम को तैयार करने पर था। कभी कभी वो कुछ गेम्स खेलती थी, लेकिन सिर्फ एक किरदार और एक हीरो के साथ। जिन मैचों में वह खेली उनमें एक भी गेम नहीं हारी थी, और बिना ध्यान दिए ही वह सबसे नीचे की रैंक से टॉप पर पहुंच गई थी। लगातार 50 जीत के बाद 100 जीतें हासिल करना उसके लिए सिर्फ दिमागी एक्सरसाइज था। हर गेम में सिर्फ 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा लगता था, इसलिए टाइम वेस्ट जैसा कुछ नहीं लगता था। बिस्तर के पास स्केल के पास जाकर उसने अपनी हाइट और वजन चेक किया। नंबर देखकर उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसका वजन अब हेल्दी लेवल पर जा रहा था। हाइट में भले ही ज्यादा फर्क न आया हो, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आखिरकार, अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग न हो तो कोई भी कभी भी कमजोर पड़ सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। अगर इंसान अपना हथियार और सब कुछ खो दे, तो आखिर में एक ही चीज होती है जिस पर वो भरोसा कर सकता है, उसका खुद का शरीर। यही वजह थी कि वह अपनी ट्रेनिंग को लेकर बहुत सख्त थी। उसने अलमारी खोली और चेंज करने के लिए एक सिंपल ट्रैक सूट निकाला। फोन उठाया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, बाहर शांता थी मेड की ड्रेस में, जो हॉल में सफाई रही थी। मिस अन्ना, आप जाग गईं। किचन में अभी भी खाना रखा है। अगर भूख हो तो मैं ले आऊं? अन्ना ने सिर हिलाया। नहीं, जरूरत नहीं है। घर के हर रूम और नीचे के हिस्से को स्कैन करने के बाद उसने पूछा, सब कहाँ हैं? शांता ने जवाब दिया, मिस वसुंधरा और रोहिणी शाम के गाउन सिलेक्ट करने बाहर गई हैं। तभी अन्ना को याद आया कि वसुंधरा ने अगले दिन रायगढ़ में होने वाले एक हाई प्रोफाइल डिनर का जिक्र किया था, जिसमें अरविंद समेत कुलीन फैमिली के लोग आने वाले थे। उसकी यादों में अन्ना पहले ऐसे कई इवेंट्स में गई थी, लेकिन अपने शांत और रिजर्व नेचर के कारण वह हमेशा भीड़ से अलग रहती थी और अक्सर अमीर लड़कियों और लड़कों के बीच मजाक बन जाती थी। अरविंद को लगता था कि वो यार्डली फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला देगी, इसलिए उसने उसे ऐसे इवेंट्स में जाने से मना कर दिया था। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए तैयार हुई, उसने पूछा, क्या आरव भी उनके साथ गया है? मिस्टर ब्रजेश आज आरव को क्लास में ले गए थे, शांता ने कहा। क्योंकि ये वीकेंड था, शायद आरव रायगढ़ की स्पेशल शूटिंग क्लास अटेंड कर रहा था। समझ गई, अन्ना ने कहा। फिर वह नीचे गई और सीधे अंडरग्राउंड गैरेज में पहुंची। उसकी नज़र एक वाइट कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार पर पड़ी। वह दरवाजे के पास लगे LCD तक गई,
फिंगरप्रिंट स्वाइप किया और दरवाज़ा खुल गया। ये वही कार थी जो उसे उसके 16वें बर्थडे पर समर ने गिफ्ट की थी, एक लिमिटेड एडिशन। लेकिन क्योंकि अन्ना को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, यह कार अब तक गैरेज में ही खड़ी थी। मज़ेदार बात यह थी कि वसुंधरा और रोहिणी हमेशा उसकी ये कार छीनने की कोशिश करती थी, लेकिन चूंकि यह कार अन्ना के फिंगरप्रिंट से लॉक थी, इसलिए सिर्फ वही इसे चला सकती थी। दरवाज़ा बंद करते हुए अन्ना ने एलसीडी स्क्रीन पर कुछ बटन टैप किए और कार तेजी से बाहर निकल गई। मैप पर दिए गए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वह एक शॉपिंग मॉल पहुंच गई। कार से उतरकर वह सीधे एक फिटनेस इक्विपमेंट स्टोर में चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, स्टाफ की नज़र उसी पर पड़ी। ढीले कपड़े, छोटे बाल, लंबा और स्लिम फिगर देखने वालों को एक पल को लगा जैसे कोई कूल सा लड़का अंदर आया हो। वो लड़का कितना हैंडसम है। हाँ, किसी के-पॉप ग्रुप जैसा लग रहा है। सेल गर्ल्स एंड बॉयज बोले। अरे नहीं, शायद रॉकिंग ब्रदर्स। मॉल के सारे असिस्टेंट्स यंग थे और इतनी स्टाइलिश पर्सनालिटी को देखकर वो नजरें नहीं हटा पा रहे थे। हे हैंडसम, कुछ हेल्प चाहिए? एक यंग यूनिफॉर्म में असिस्टेंट मुस्कुराते हुए बोला। अन्ना ने उसकी ओर देखा और हल्की सी स्माइल दी। उसकी वो स्माइल किसी ठंडी बर्फ पर गिरे सूरज की गर्मी जैसी थी, जिससे असिस्टेंट की आंखों में चमक आ गई और उसके दिमाग में कई रोमांटिक सीन घूमने लगे। चैप्टर 45। जैसे ही अन्ना ने अपनी बात खत्म की, उसने देखा कि सामने खड़ा शॉप असिस्टेंट उसे किसी पागल जैसी स्माइल के साथ घूरे जा रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी। ये ठीक है? क्या ये बीमार है? मन ही मन उसने सोचा, फिर खुद बड़बड़ाई। फॉरगेट इट। अगर मुझे कुछ ढंग का चाहिए तो खुद ही भूजना होगा। अन्ना ने खुद ही स्टोर में घूमकर चीजें चुननी शुरू कर दी। थोड़ी देर में असिस्टेंट को जैसे होश आया और वो भागा भागा उसकी हेल्प करने लगा। मैम, टोटल 30,345 रुपए हुए, उसने प्रोफेशनल टोन में कहा। अन्ना के आगे एक लड़की खड़ी थी, बेसबॉल कैप पहने, थोड़ी कूल टाइप। उसने पेमेंट करने के लिए फोन निकाला, लेकिन मैम, आपका बैलेंस इनसफिशिएंट है। असिस्टेंट थोड़े अजीब एक्सप्रेशन में बोला। क्या? लड़की ने दोबारा फोन देखा, फिर चौंक कर बोली, ओह नो, मेरे पास बस 30,000 बचे हैं। क्या आप कुछ कम कर सकते हैं? थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए ना, प्लीज। सॉरी मैम, हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, असिस्टेंट ने मजबूरी से कहा। वो लड़की भी कहाँ मानने वाली थी। मैं बहुत कम बाहर आती हूँ, बस ये शॉपिंग करनी थी, प्लीज। पीछे खड़ी अन्ना सब देख रही थी, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा था। उसने फोन निकाला और काउंटर की तरफ बढ़कर कहा, बाकी का अमाउंट मेरे में जोड़ दो। शॉप असिस्टेंट और वो लड़की दोनों सन्न रह गए। ओह, ठीक है, असिस्टेंट ने तुरंत काम शुरू किया। मैम, आपके सामान प्लस उसके 345, टोटल हुआ 29,329 रुपए। अन्ना ने बिना कुछ बोले पेमेंट कर दिया और सामान लेकर मुड़ने लगी, तभी हे, रुको, वही लड़की उसके पीछे भागी और रास्ता रोक लिया। अन्ना ने सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। वो लड़की उसकी ही उम्र की लग रही थी। हाई पोनीटेल, बेसबॉल कैप और बेफिक्र हंसी। कुछ क्यूट सी वाइब थी उसमें। थैंक यू सो मच, यूर रियली अ नाइस पर्सन, उस लड़की ने कहा, जो खुद को अमृता कह रही थी। कोई थैंक यू नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ टाइम बचाया, अन्ना ने ठंडे लहजे में कहा और आगे बढ़ गई। वेट, ये लो 2 लॉलीपॉप। तुम्हारा नाम क्या है? कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर? अमृता ने पीछा नहीं छोड़ा। अन्ना ने लॉलीपॉप ले लिए पर साफ कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, और वह वहां से निकल गई। अमृता कुछ सेकंड हैरान रही, फिर बड़बड़ाई, पैसे वाले लोग भी ना।
जरा ज्यादा जिद्दी होते हैं। वो कुछ और सोचती, तब तक अन्ना गायब हो चुकी थी। दूसरी ओर आरव गली के एक कोने में फंसा हुआ था। उसके सामने कुछ लड़कों का गैंग था, जिनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। पिछली बार का हिसाब अभी बाकी है, हीरो, एक ने बेसबॉल बैट घुमाते हुए कहा। इसे पकड़ो और सिखाओ कि सिर्फ भौंकना काफी नहीं होता। आरव धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन डर उसकी आंखों में साफ था। तुम सब घटिया लोग हो, उसने तंज भरे अंदाज में कहा। क्या कहा? एक लड़का उखड़ गया और गुस्से में बोला, इसे अमीर औरतों को खुश करने के लिए बेच देते हैं और इससे पैसे कमवाते हैं। गैंग के लीडर ने जहरीली हंसी के साथ कहा। आरव के लिए ये अपमान काफी था, लेकिन वो सिर्फ 15 साल का था। वो खुद को तैयार कर चुका था लड़ाई के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए। लेकिन नंबर गेम में वो हार गया। एक लड़के ने बेसबॉल बैट उठाया और सीधा आरव के सिर पर वार करने ही वाला था कि कुछ हुआ। बैट हवा में अटक गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे रोक लिया हो।